प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसी अध्याय के पिछले वीडियो में हमने प्रयोगों द्वारा सुचालक और हिमचालक द्रव के बारे में समझा। सारणी 14.1 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हिमचालक। जब समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हिमचालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हिमचालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो यह भी जानना चाहता है कि क्या हिमचालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का परिचालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युतरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हिमचालकों के रूप में वर्गीकृत करने की को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोंटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब आसु जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसु जल भरिए। आप आसु जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसु जल ले सकते हैं। समपरिक्षेत्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसु जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आसु जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसु जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हम आसु जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसु जल लवणों से मुक्त होने के कारण हिमचालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये खनिज लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसु जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसु जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाएं। इन प्रयोगों को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसु जल भरिए। एक ढक्कन के आसु जल में कुछ बूंदें नींबू के रस या तनु हाइड्रोलिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसु जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसु जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए, इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या
वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन में से प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 14.6। दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहे। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम इन विलयनों में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा स्मरण कीजिए। सन 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बूझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल तथा वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा समपरिक्षेत्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया तथा तभी उसकी मां ने उसे बुला लिया और वह आलू के निर्विष्ट किए गए समपरिक्षेत्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू के तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। उससे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक खोजें इसी प्रकार हुई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।